हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन साइंस पाठशाला। एक्चुअली हम लोग लेक्चर देख रहे थे 11th फिजिक्स का लेक्चर हम लोग देख रहे थे रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। मैं आप लोग को बताया कि ये जेईई एडवांस और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग 3 लेक्चर देख लिए थे, चौथा लेक्चर है। मैं आप लोग को बता दूं, मैं अर्बन प्रो पे भी पढ़ाता हूं, तो अभी अर्बन प्रो पे भी मेरा क्लास चल रहा है ना। और साथ साथ मैं यूट्यूब पे अपलोड भी करता हूँ ये लेक्चर्स। तो जिन बच्चों को साथ जुड़ना है, जिन बच्चों को जुड़ना भी है वो जुड़ सकते हैं। अर्बन प्रो पे या यूट्यूब पे जुड़ना चाहें, यूट्यूब पे ऑन लाइव सेशन अगर लेना चाहें तो मैं दे सकता हूँ सेशन। और साथ साथ में आप लोग यूट्यूब पे थोड़ा कमेंट करिए। मेनली क्या है कि आप लोग ज़्यादा लोग को शेयर करेंगे, वो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा। लाइक कुछ अमाउंट तो मैं आपसे बोल नहीं रहा हूँ कि यू विल पे देन अटेंड द लेक्चर। तो अगर कुछ हार्ड वर्क आपके लिए किया जाता है तो उसको थोड़ा सा फ्रूटफुल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मेन पॉइंट हम अभी आते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आप लोग को बता दिया था। 3 आपका लेक्चर जो था उसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था कि इसमें कोर्स क्या क्या है। IT जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नंबर आता है इसमें जेईई नीट में। और सेकेंड थिंग कि ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। थर्ड थिंग कि कोई भी कंपाउंड सीखने से पहले हमें केमिकल बॉन्डिंग को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में वो कंपाउंड बना है तो कैसे बना है, उसमें कौन सा बॉन्ड है, कैसे बना है, किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, लाइक दैट। अब केमिकल कंपाउंड बनता कि है, केमिकल बॉन्डिंग बनती कि वो उसका भी रीज़न जो था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या हाईएस्ट स्टेबिलिटी के लिए कोई भी केमिकल कंपाउंड बनता है। तो कल हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था, आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज़ था। आयनिक बॉन्ड का कुछ क्या एनर्जी यूज होती है उस टर्म में, आयनिक कंपाउंड बनने के लिए कौन कौन सा एनर्जी टर्म यूज होता है वो था। और आयनिक कंपाउंड, मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड किस में है, लोअर किस में है, ये सब भी पढ़े थे। मतलब मैं बताया था कि आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है, मतलब मोर आयनिक होने का आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मोर आयनिक होगा, या तो वो मेटल की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो उसके अंदर या नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, देन दैट कंपाउंड शुड बी वेरी आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो आज क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो NaCl है, MgCl2 है, Al2Cl6 है। अब मैं इसमें ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सा आयनिक है, कौन कौन सा आयनिक नहीं है। मैं आप लोग को एक चीज़ ये भी बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में कि कोई भी कंपाउंड है वो ना तो प्योरली कोवेलेंट है, ना तो प्योरली आपका कोऑर्डिनेट है या ना तो प्योरली आपका इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड है। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि मोर आयनिक कौन है या आयनिक कंपाउंड के घटते हुए क्रम में बताएं, तो मोर आयनिक कौन होता है। मैं बताया था कि आयनिक कंपाउंड जो है प्रोपोर्शनल टू किसके हो गए, या तो मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो उसका या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। बट यहाँ पे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ तो एक ही है, Cl है, और मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ Na है, Mg और Al है ना, एल्युमिनियम है। तो मैं बताया कि ग्रुप में जब नीचे जाते हैं डाउन टू ग्रुप, देन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है, लेकिन ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है। आप लोग को पता है कि ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जाने पे, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने में मेटेलिक प्रॉपर्टी जो डिक्रीज होती है ना, पता है ना, मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है ड्यू टू क्या हो कि उधर जाने पे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता जो होती है वो कम होती जाती है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का पावर बढ़ता जाता है लेफ़्ट टू राइट। सो मेटेलिक प्रॉपर्टी इज डिक्रीजिंग। तो इसका क्या हो जाएगा मेटेलिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर, तो Na सबसे ज़्यादा मेटेलिक, आफ्टर दैट Mg एंड आफ्टर दैट Al। तो इसका यही आयनिक प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही हो जाएगा कि NaCl पहले आएगा, आफ्टर दैट MgCl2 आएगा, आफ्टर दैट Al2Cl6। एक्चुअली Al2Cl6 तो कोवेलेंट। तो इस तरह से
ये आपका बॉन्ड बना। सॉरी, इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर नॉन मेटल सेम है तो उस नॉन मेटल को छोड़ देंगे, या मेटल सेम है तो मेटल को छोड़ देंगे। तो उसके ऊपर ध्यान देना है जो डिफरेंट है। अगर नॉन मेटल अलग अलग है तो उसका कंपेयर करेंगे कि किसके नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जो कि मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन सबके बारे में बता दिया था। तो इस तरह से ऑर्डर रहता है। 3 क्वेश्चन में इसके ऊपर बता दिया आपको कि नॉन मेटालिक मेटालिक प्रॉपर्टी किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आते हैं, है ना। तो ये प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन था मैं आप लोग को इसलिए बता दिया कि आपका पिछले वाला जो क्लास है उसका थोड़ा सा आपको रिमाइंड हो जाए। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि वो कैसा दिखता है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा है, लाइक किस तरह से है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, किस तरह से। मैं बताया आपको कि NaCl जो होता है अगर वो किस में है, लाइक दैट स्टेबल स्टेट में है तो दैट शुड बी इन सॉलिड फॉर्म, बिकॉज इन गैसियस फॉर्म एनीथिंग इज नॉट इन stable state. So that NaCl change into solid state, and that solid state is a very stable state. तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल कैरेक्टर में क्या है, दैट इज़ द सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। आपको पता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, दिस इज नॉट एग्जैक्टली ए बॉन्ड, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग। देख लो मैं ये चीज़ कितनी बार आप लोग को बोल दिया हूँ तो ये याद भी हो जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आगे आने वाले चैप्टर में मैं इसको लिखूँगा SEFA, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सॉलिड स्टेट में क्यों होता है, क्योंकि इसके जो एटम्स के बीच में, जैसे मैं NaCl बताऊँ आपको, Na और Cl है, तो ये Na प्लस और Cl माइनस है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन, जो एक बॉन्ड है, एक्चुअल में ये बॉन्ड नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, ESA है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फोर्स से बंधे हुए रहते हैं। इसके कारण इसका फिजिकल कैरेक्टर इट्स लाइक टू बी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की तरह होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है। और NaCl जो होता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। अब इसका रीजन क्या है मैं बता दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग, जाहिर सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट। अब देख लो एक चीज़ और है, कंडक्टिविटी अलग अलग रीजन में इसका अलग अलग होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेरी हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भाई ये Na और Cl अलग अलग चार्ज जो Q1 Q2 है, ये एक दूसरे से बहुत ही तेज़ी से बंधे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे सॉलिडिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हर जगह सही नहीं होगा, लेकिन वैसे वैसे इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट वन कि कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है। कंडक्टिविटी अगर ये सॉलिड फॉर्म में अगर मैं बात करूं, बैट कब होती है, 3 तरह से होती है इसका कंडक्टिविटी। अगर ये सॉलिड रूप में है, अगर ये एक्वस में है, अगर ये आपका मोल्टेड स्टेट में है। 3 स्टेट है इसका। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तब क्या होगा, एक्वस स्टेट में है तब क्या होगा, मोल्टेड स्टेट में है तब क्या होगा। लाइक दैट व्हेन आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स लाइक Na एंड Cl इट्स वेरी टफ टू ब्रेक डाउन। जो NaCl अगर आपका सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है तो इनका जो बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक करना वेरी टफ। तो इसको तोड़ना बहुत ही टफ है, तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें कितना भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें
तो इसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा कि वेरी बैड कंडक्टर ड्यू टू सॉलिड स्टेट ऑफ कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जब लाइक इन सॉलिड स्टेट में है देन इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, दैट इज इट सीम्स टू जीरो, इट्स एक्ट लाइक इंसुलेटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज एक्टिंग लाइक इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट it is like insulator but in solid state। अब देखो एक्वस स्टेट क्या है, इन एक्वस स्टेट क्या होता है, तो एक्वस स्टेट में इसका कंडक्टिविटी हो जाता है। एक्वस स्टेट का मतलब क्या होता है, अब एक्वस स्टेट में होता क्या है कि जब हम NaCl को है ना ब्रेक कर देते हैं, मतलब इसको हम लोग वाटर, इसको क्या किए वाटर के साथ वाटर में डाल दिए, तो ये NaCl Na अलग हो जाएगा, Cl अलग, एक्वस स्टेट में ये Na अलग हो जाएगा और Cl अलग, मतलब इनका चार्ज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। व्हेन चार्ज इसका क्या हो जाएगा, चार्ज ब्रेक डाउन या फ्री टू मूव, तो जब चार्ज क्या हो जाएगा, फ्री टू मूव हो जाएगा, मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी भी हो जाएगी। एक्चुअली में क्या होता है, NaCl जब पानी में डालते हैं तो ये घुल क्यों जाता है, इसका रीज़न क्या है कि जब हम पानी में डालते हैं NaCl को तो क्या होता है इसके बारे में बता दें, तो ये लिख लेना आप लोग। हाँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब जो NaCl है ये एक्चुअल में Na और Cl, इसके बीच में बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है SFEA। एक्चुअल में क्या है कि इसको जब हम क्या करते हैं, डिग इन वाटर, देन ये नोट कर लेना, देन वाटर weaken the bond between atoms of compound by 81 times। तो 81 गुना जो इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है इसको 81 टाइम्स वीक कर देगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको अलग कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 81 टाइम्स जब कम कर दिया तो Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। व्हेन तो ये क्या बने, ये आयंस अलग हो गए, ये एनायन हो गया और ये कैटायन हो गया। तो एनायन और कैटायन जब अलग अलग हो गया, मतलब चार्ज अलग अलग हो गए, देन ये फ्री टू मूव हो जाएगा। तो जब फ्री टू मूव हो जाएगा तो इसमें कंडक्टिविटी, तो एक्वस स्टेट में तो आप ये काम करता है एज ए कंडक्टर, और मोल्टेन स्टेट में ये गुड कंडक्टर, इससे भी अच्छा कंडक्टर किस में होता है, मोल्टेन स्टेट में। मोल्टेन स्टेट का मतलब क्या हो गया, फिर भी उसके चार्ज अलग अलग हो गए, ठीक है। दैट इज़ द रीजन वाई इन एक्वस एंड मोल्टिंग स्टेट like a compound in ionic, it's like working as a conductor। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आगे मैं पढ़ाऊँगा, आगे आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये एक्चुअल में शो क्या करता है, आइसोमेरिज्म का मतलब समझ गए होंगे। आइसो मतलब सेम, मेरिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला सेम हो, और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज द रीजन इन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। इसमें लिख देंगे हम लोग, आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, सेम, आइसो मीन सेम, एक जैसा, आइडेंटिकल, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, but different
स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ये ध्यान रखना। लेकिन जो आइसोमेरिज्म होता है वो कार्बन के लाइक कंपाउंड शो करते हैं, ये ओनली कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड शो करते हैं, कार्बन कंपाउंड ही शो करते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड शोइंग ओनली। ध्यान रखना, ये लिख लेना अच्छे से। तो ये जो आइसोमेरिज्म है वो ओनली कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कार्बन से बने होते हैं वही शो करते हैं, लेकिन कार्बन से तो ये आपका आयनिक कंपाउंड बनता नहीं है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज द कोवेलेंट कंपाउंड। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करता है तो आइसोमेरिज्म आपका आयनिक कंपाउंड शो ही नहीं करता है। उसका फार्मूला तो है लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ही नहीं होता, तो आइसोमेरिज्म ये जो आयनिक कंपाउंड वो शो ही नहीं करेगा। तो इसमें लिखा हूँ नॉट शोन बाय आयनिक कंपाउंड। क्या रीज़न है? क्योंकि इसका शेप एंड स्ट्रक्चर कोई नहीं होता, ना तो कोई डायरेक्शन होता है, एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला होने से आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। यही लिखा हूँ, आयनिक कंपाउंड हैज़ नॉट डायरेक्शन एंड शेप, डायरेक्शन एंड शेप ही नहीं है जब, सो नॉट शोइंग आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है कौन? आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस स्ट्रक्चर भी होता है, तो ये क्या करना चाहिए? आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि सिमिलर लैटिस 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए, आगे है इसमें, और कैटायन एंड एनायन का साइज नियरली सेम होना चाहिए, देन ये आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा। आइसोमॉर्फिज्म आगे जो अभी हमारे चैप्टर में ही आगे रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा और कौन नहीं शो करेगा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे NaCl है और MgCl2 है, ठीक है, और एक क्या है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, NaF है और आपका MgO है, और है आपका NaCl है और KCl है। इसमें क्या बताया कि सिमिलर 3D स्ट्रक्चर उनका जो होगा वो सिमिलर होना चाहिए, मैं बताऊंगा इसमें कैसे होगा, और कैटायन और एनायन की साइज सेम होना चाहिए। तो 3D स्ट्रक्चर के बारे में आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें कि इसमें आयनिक आइसोमॉर्फिज्म शो कौन करेगा? इसमें दो कंपाउंड में बना दे रहा हूँ, एक ये है, सेकेंड वन इज, थर्ड ग्रुप इज दिस। अगर इसमें पूछे कि आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं कौन शो नहीं करेगा, तो मैं पहला बताया कि सिमिलर लैटिस 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम होगा सबका, ठीक है, सबका 3D स्ट्रक्चर लगभग सेम होगा। कैटायन एंड एनायन साइज अब देखना है, कैटायन एंड एनायन साइज देखना है, क्योंकि एक ही तरह के कंपाउंड है तो इसलिए 3D स्ट्रक्चर लगभग उनका सेम होगा, लेकिन जब एक सेम है तो दूसरे कंपेयर करो कैटायन एंड एनायन की साइज। अब कैटायन इसमें क्या है, आपको पता है कि Cl माइनस वाला। अब देखो इसमें Na और Mg लगभग इनका साइज क्या है? अगर साइज के बारे में देखें तो Na और Cl में एनायन का साइज क्या है? सिमिलर, क्योंकि एनायन तो सब में, कैटायन तो सब में सेम है, तो इसका साइज क्या है? लगभग सेम है। और Na और Mg में भी लगभग साइज क्या है? MgO है। और F एंड O का भी लगभग साइज क्या है? सिमिलर। तो ये भी शो क्या करेंगे? आइसोमेरिज्म ये भी शो करेंगे। लेकिन Na और K में देखो Cl तो सेम है और F और O का भी साइज लगभग सेम होता है, इसलिए कैटायन और एनायन दोनों ही आपका सेम साइज के हैं, इसलिए आइसोमॉर्फिज्म ये शो करेगा। बट NaCl और KCl में Na और K मतलब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो बहुत तेज़ी से साइज बढ़ता है, क्योंकि सेल बढ़ता है। तो यहाँ पे तो इसका साइज क्या है? सेम नहीं है। तो जब ये सेम साइज नहीं होगा तो आइसोमॉर्फिज्म ये शो नहीं करेगा, बाकी दोनों शो करेगा। तीसरा NaCl KCl नहीं शो करेगा, बिकॉज एनायन और कैटायन का जो साइज है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बताया जो आगे आपके ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी, है ना। मोल्टेन स्टेट में एज एक्वस एंड मोल्टेन स्टेट में वो कैसे काम करता है एज ए कंडक्टर, बट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू हाई strength of electrostatic force it's working like a insulator type of reaction। अब आयनिक कंपाउंड में टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? 7th इज टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इसमें किस टाइप का रिएक्शन होता है तो इसको बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक रिएक्शन। एक चीज़ और है इसमें, दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही तीव्र गति का होता है और इसका जो टाइम है, कितने टाइम में ये हो जाता है तो इसको नोट करना, 10⁻⁻6 सेकेंड टू 10⁻⁸ सेकेंड। नॉर्मल रिएक्शन जो होते हैं आयनिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोवैलेंट 10⁻⁻6 सेकेंड में हो जाते हैं, लेकिन जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है इन द आयनिक कंपाउंड दैट विल बी डन इन 10⁻⁸ सेकेंड। तो 10⁻⁸ सेकेंड जैसे ही मिले वैसे बन गए कोई भी कंपाउंड, है ना। तो जैसे एक रिएक्शन हम लोग वाइट प्रेसिपिटेट का रिएक्शन देखते हैं, NaCl है, ठीक है, ये AgNO3 के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा AgCl और बनेगा NaNO3। दिस इज़ द रिएक्शन। और ये AgCl को क्या बोलते हैं आप लोग को पता होगा? वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट सोडियम नाइट्रेट, दिस इज सोडियम नाइट्रेट एंड दिस इज सिल्वर क्लोराइड। इसी को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। और ये आपका फेवरेट जो अभी तक बढ़ाते ही सोडियम क्लोराइड आपका फेवरेट है। ये दोनों ही एक्वस में होते हैं। दिस इज आल्सो एक्वस, दिस इज आल्सो एक्वस, दिस इज आल्सो इन एक्वस फॉर्म। अगर इनको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आपको पता ही है, Na+Cl-, ये Ag+NO3- एंड दिस इज Ag+Cl-, दिस इज Na+NO3-। है? अब देखो इसमें किस तरह से मिला। ये Na था पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, किसके साथ? NO3 के साथ। तो क्या बनाया? NaNO3। एंड Cl जो था, Cl - Ag+, मैं बताया था ना कि कंपाउंड कैसे बनते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी वो करेगा। ऐसा नहीं है कि Na+ है तो Ag+ को पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया, दैट इज मेकिंग अ न्यू कंपाउंड NaNO3 एंड AgCl react with like combine with Cl and make white precipitate, that is AgCl, that is form of white precipitate। अब देखो जो प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन होता है दैट इज कंप्लीट इन, ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हुआ तो आपको ध्यान रखना, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन ओनली 10⁻⁸ सेकेंड, 10⁻�8 सेकेंड। तो इतने कम टाइम में प्रेसिपिटेशन का जो रिएक्शन होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, है ना।
एक नोट करके लिख लेना आप लोग, यू शुड बी रिमाइंड दिस ऑलवेज, नोट करके एक लिखना हमें। in chemical reaction, precipitation reaction, ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन द केमिकल रिएक्शंस precipitation reaction is the fastest reaction। तो ध्यान रखना जो कितने टाइम में होता है, 10⁻⁸ सेकेंड में होता है। तो ध्यान रखना कि रिएक्शन में सबसे तेजी से कौन सा रिएक्शन होता है, तो वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन, और वो कितने टाइम में होता है, 10⁻⁸ सेकेंड में, है ना। अब आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। एक तो हो गया आपका 7th पॉइंट हो गया, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी इसी में। अब उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, नेक्स्ट इज solubility। एंड व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी कैसे हम पढ़ेंगे, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी में हाइड्रेशन एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। ये दो टाइप की एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी में। हाँ, तो आज के लिए ही यहाँ तक तो रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट हमें पढ़ना है लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, नेक्स्ट जो आपका सेशन स्टार्ट होगा वो लैटिस एनर्जी के बारे में कुछ पढ़े थे। लैटिस एनर्जी कहाँ पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग कौन कौन से टर्म एक केमिकल कंपाउंड को बनने में यूज होते हैं या एनर्जी टर्म यूज होते हैं, उसमें हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़े थे। उसी में हमें फाइनल जो रिएक्शन Na+ आयंस एंड NaCl- आयंस मतलब एनायन 1 मोल कैटायन 1 मोल से 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बन रहा था, जिसमें कुछ एनर्जी रिलीज हो रही थी। उस एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोल रहे थे। तो दैट एनर्जी वी विल स्टडी इन नेक्स्ट सेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस अबाउट मोर अबाउट द आयनिक कंपाउंड। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोग तक ये एजुकेशन पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।